इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट आधुनिक युग के सबसे महानतम विचारकों में से एक थे और इमैनुअल कांट जिस परिप्रेक्ष्य में अपनी फिलॉसफी पेश करते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इमैनुअल कांट उस समय के प्रूशिया राज्य के निवासी थे और आज वो क्षेत्र रशिया के पास है। ये उतना महत्वपूर्ण हो या ना हो, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इमैनुअल कांट न्यूटोनियन साइंटिफिक रेवोल्यूशन की जो शफल्स थी, जिस तरह से उसने न्यूटन के नियमों ने और विज्ञान की नई प्रगति ने ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को यूरोप में हिला दिया था और रिलीजियस और थियोलॉजिकल अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था, इंटेलेक्चुअली उसकी फाउंडेशंस को हिला दिया था और उसकी जो इम्प्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी में पड़ रही थी, उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे इमैनुअल कांट अपनी रचना करते हैं और इसी वैज्ञानिक सोच को डेविड ह्यूम ने लिया और डेविड ह्यूम भी फिलोसफर्स की रिलीवेंस पे प्रश्न उठाते हैं। उनका कहना है कि एक कॉन्सेप्ट्स जो कि एक्सियोमेटिक होते हैं, जो कि पहले से दिए होते हैं, वो तो पहले से ही तार्किकता से समझे जा सकते हैं और दूसरे फैक्ट्स जो हमें एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त करने पड़ते हैं और एक्सपेरिमेंट करके प्राप्त करने की विधि, एम्पिरिकल विधि विज्ञान की है। तो क्या जो फिलोसफर हैं, ह्यूम कहता है, उनका काम केवल जो प्री गिवन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करना है, उनकी केवल व्याख्या करना है, या कुछ नया भी वो क्रिएट कर सकते हैं, या कोई और भी फिलॉसफी का महत्व है, या ये फिलॉसफी इररिलेवेंट हो चुकी है, फिलॉसफी एज अ डिसिप्लिन। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे इमैनुअल कांट सामने आते हैं। इमैनुअल कांट इनलाइटनमेंट के खिलाफ नहीं है। वो जो इनलाइटनमेंट से जो नई रैशनैलिटी सामने आती है उसका स्वागत करते हैं और जो कुछ कुरीतियाँ रिलीजन के बेस पे थी या कुछ और तरह की थियोलॉजिकल रिजिडिटी थी उसको स्वीकार करते हैं, इसका निवारण होना चाहिए। परंतु वो देखते हैं कि जो जिस तरह से पूरे यूरोपियन समाज में उस तरफ सेकुलरिज्म बढ़ रहा था, सेकुलरिटी बढ़ रही थी, बुरी तो नहीं, पर कहीं ना कहीं इससे जो मध्यकालीन रिलीजन एक अच्छा काम करते थे, चाहे वो उनमें कई कमियां हो, पर एटलीस्ट वो आदमी के अंदर कुछ नैतिक नियमों को, कुछ दया के भाव को, कुछ श्रद्धा के भाव को, कुछ मॉरलिटी को भरने का प्रयास करते थे। पर कांट कहते हैं कि तार्किकता के आने से खतरा ये है कि मानव पूरी तरह से रैशनल हो जाएगा और उस रैशनैलिटी में वो स्वार्थी और क्रूर भी हो सकता है। रिलीजन का जो मॉरल सेंटिमेंट है वो भी मानव के हाथ से छूट जाएगा। तो ऐसे में मानव का जो ह्यूमन नेचर है वो पावर को पा करके एक्सेसिस कर सकता है, क्रूरता कर सकता है, जो कि मानवता ने बाद में देखी भी। ये बात कांट बोलते हैं। इसीलिए उन्होंने ये प्रयास किया अपनी फिलॉसफी के माध्यम से कि रैशनल तरीके से एक एथिकल फाउंडेशन ऑफ लाइफ डेवलप की जा सके, ताकि जो काम पहले रिलीजन करता था मिडिवल पीरियड में, अब उसको ह्यूमन रैशनैलिटी से जस्टिफाई किया जा सके कि हमें मॉरल वैल्यूज़ की क्यों आवश्यकता है। इस चीज़ की कोशिश हमारे इमैनुअल कांट करते हैं और उनकी महानतम रचना द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में वो इसका प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त भी वो कई और रचनाएं लिखते हैं और इसी फाउंडेशन को लेकर के वो पॉलिटिकल रिलीम में भी जाते हैं और उनका ये मानना है कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए जो कि व्यक्ति के जीवन के समग्र आर्थिक मतलब पक्षों के विकास का प्रयास करे और व्यक्ति के जीवन को एथिकली इनरिच करे, उसकी वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करे
उसकी एथिकल लाइफ को प्रमोट करे, और यह सब किसी रिलीजियस फाउंडेशन के बेस पे ना होकर के उसकी तार्किक रूप से मॉरलिटी को जस्टिफाई करे। ये प्रयास इमैनुअल कांट करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो अपना कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का स्थान देते हैं कि हमें बेसिकली दूसरों के साथ वो व्यवहार करना चाहिए जो जो हम आप अपने साथ चाहते हैं। इस तरह के रूल एप्लीकेबल होने चाहिए जो कि अगर हम पे एप्लीकेबल हो तो हमको सेटिस्फाई करे, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होनी चाहिए। और ये इस तरह की यूनिफॉर्मिटी ऑफ एथिकल रूल्स मानवता की भलाई और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ही ज़रूरी है, ये बताने का प्रयास करते हैं हमारे इमैनुअल कांट। कांट की फिलॉसफी बहुत विस्तृत है, उसको एकदम से एक्सप्लेन कर पाना तो संभव नहीं। तो जिस तरह से ह्यूम दो तरह के बताते हैं आपको नॉलेज, एक जो प्री गिवन होता है और दूसरा जो हम तथ्यों से प्राप्त करते हैं, एम्पिरिकली प्राप्त करते हैं। कांट कहते हैं नहीं, एक तीसरा भी प्रकार का नॉलेज होता है जिसको वो मिक्स, या एक ऐसा शब्द यूज करते हैं कि वो थोड़ा मिक्स होता है। और दूसरा, कांट कहते हैं कि इम्प्रेसिस्ट की बात को वो मानते हैं कि हम अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। पर कांट कहते हैं बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक, जो दुनिया है, प्रकृति जो है, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो अपने आप में है, थिंग्स इन देमसेल्व्स। जो कुर्सी हमें दिख रही है पर कुर्सी अपने आप में क्या है, वो एक अलग चीज़ है। पेड़ अपने आप में पेड़ क्या है, वो एक अलग चीज़ है। दूसरा, हम जिन इंद्रियों से उसको देखते हैं वो हमारी पेड़ की व्याख्या है। तो रियलिटी एक जो बीइंग है, जो है, और दूसरा हम उसको कैसे परसीव करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। और हमारा जो ज्ञान है, कांट कहते हैं, हमारा जो प्योर रीजन से जो हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी एक लिमिटेशन है। क्योंकि जिन चश्मों से हम देखते हैं, जिन टूल्स से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, उन टूल्स की भी एक लिमिटेशन है। उसके बियॉन्ड वो टूल्स जो रियलिटी है उसको अपने आप में अंडरस्टैंड करने के सक्षम नहीं है। तो बेसिकली कांट ने ह्यूमन नॉलेज की लिमिटेशंस को भी फोकस किया। ठीक है, ह्यूमन नॉलेज से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, पर जिस माध्यम से हम नॉलेज प्राप्त करते हैं वो भी अपने आप में लिमिटेड है, और जो रियलिटी स्वयं में है उसकी व्याख्या हम करने में सक्षम नहीं है। और ये बुरी बात भी नहीं है, कांट कहता है मानव को अपने ज्ञान की लिमिटेशंस एक्सेप्ट होनी चाहिए, ऐसा इमैनुअल कांट कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी कांट की कई और बातें होंगी, पर ये मैं थोड़ा समझ पाया तो ये मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू।